हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट का नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 72 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। कि क्या पनिशमेंट होगी अगर डिस्क्लोज कर दी है इंफॉर्मेशन जो ब्रीच होगा हमारे पास लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का। पहला आ गया हमारे पास स्कोप क्या है ऑफेंस का। ये अप्लाई करता है किसी भी पर्सन को इंक्लूडिंग इंटरमीडियरीज जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सिक्योर करते हैं एक्सेस मटेरियल को जो कंटेन करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन अनदर पर्सन का, डिस्क्लोज करते हैं ये इंफॉर्मेशन बिना कंसेंट के या ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट की। इंटेंट क्या होगा? कॉज करना रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। सेकेंड आ गया हमारे पास पनिशमेंट बिफोर अमेंडमेंट। यहाँ पे आगे इम्प्रिजनमेंट थी 3 साल और फाइन था 5 लाख रुपए या फिर दोनों। पनिशमेंट जो हमारी जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बाद है, इसमें आ गया हमारे पास पनिशमेंट को रिमूव कर दिया है, क्रिमिनल लायबिलिटी को रिप्लेस कर दिया है सिविल पेनल्टी से। यहाँ पे पेनल्टी होगी हमारी अप टू जो है 25 लाख। तो यहाँ पे हमने जो है क्या इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने जो है सेक्शन 72A को डिस्कस किया है जो बताता है हमारे पास पनिशमेंट किस चीज़ को लेके डिस्क्लोज हुई है अगर कोई इंफॉर्मेशन जो कि माना जाएगा कि ब्रीच है यहाँ पे लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहला स्कोप क्या है, किस किस पे अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास जो है अप्लाई होगी किसी भी पर्सन पे। ये इंक्लूड करेगी हमारे पास इंटरमीडियरीज को जो कि क्या करते हैं, इंटरमीडियरीज। पहला आ गया हमारे पास जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। सेकेंड आ गया सिक्योर करते हैं एक्सेस मटेरियल का जो कंटेन करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन की। तीसरा आ गया डिस्क्लोज करना इस इंफॉर्मेशन को बिना कंसेंट के या फिर जो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का उसमें, कि अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर की तो यहाँ पे ब्रीच होएगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी आपने जो है डिस्क्लोज कर दी है इंफॉर्मेशन। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे इंटेंशन क्या था, यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन जो है वो कॉज करना इंटेंशन था। सेकेंड हमारा बात करता है पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट को जो है हम 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर लेंगे। इसमें आ गया हमारे पास जो पनिशमेंट थी बिफोर अमेंडमेंट और इसमें आ गया हमारे पास जो पनिशमेंट है हमारी आफ्टर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन सा? जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023। काफ़ी रीसेंट अमेंडमेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बिफोर में आ गया इसमें हमारे पास इम्प्रिजनमेंट आ गया हमारा 3 साल तक का, फिर फाइन आ गया हमारे पास 5 लाख रुपए या फिर आ गया हमारे पास दोनों। आफ्टर में आ गया हमारे पास यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है उसको रिमूव कर दिया गया है, फुल फ्लेज जो है सिविल पेनल्टी है और ये पेनल्टी है हमारी अप टू 25 लाख। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 72A की बात की गई है जो पनिशमेंट बताएगा अगर डिस्क्लोज कर दी है इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से ब्रीच हो गया है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहला है हमारे पास स्कोप क्या है, ये अप्लाई करता है किसी भी पर्सन को जो इंक्लूड करेंगे मीडियरीज जो प्रोवाइड करती हैं सर्विस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सिक्योर करती हैं एक्सेस मटेरियल का जो कंटेन करती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की, डिस्क्लोज कर दी है इंफॉर्मेशन बिना कंसेंट के या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इंटेंशन क्या था? रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन जो है वो कॉज करना। पनिशमेंट 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट के। पहले इम्प्रिजनमेंट थी 3 साल तक की और फाइन था 5 लाख रुपए तक का और दोनों भी हो सकते थे। अमेंडमेंट के बाद इम्प्रिजनमेंट को रिमूव कर दिया गया और पेनल्टी जो है हमारी यहाँ पे 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये प्रॉपर हमारी सिविल पेनल्टी होगी, यहाँ पे क्रिमिनल जो है यहाँ पे लायबिलिटी हटा दी गई है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 73 जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। क्या पेनल्टी होगी अगर पब्लिश कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि फॉल्स था कुछ पर्टिकुलर्स में। पहला आ गया ऑफेंस हमारे पास पब्लिश करना या फिर अवेलेबल करवाना एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसी भी पर्सन को ये जानते हुए
कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने लिस्ट किया है सर्टिफिकेट, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है लिस्ट की गई है सर्टिफिकेट में, उसने इशू नहीं किया है सर्टिफिकेट को। सब्सक्राइबर जो लिस्ट किया गया है सर्टिफिकेट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। फिर आ गया हमारे पास थर्ड कि सर्टिफिकेट को रिवोक कर लिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है, अगर पब्लिश कर दिया है या फिर अगर पब्लिश किया गया है वेरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, ये पर्पस है हमारे पास जो क्रिएट करता है प्रायर टू सस्पेंशन या रेवोकेशन। इस एक्सेप्शन में जो है जो वेरीफाई करने के पर्पस से पब्लिश किया जाता है वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। पनिशमेंट क्या होगी हमारे पास, इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का, फाइन आ गया हमारे पास 1 लाख रुपए तक का या फिर दोनों। यहाँ पे अगेन हमारे पास सेक्शन 73 की बात हो रही है जो कि बात करता है पेनल्टी। अगर पब्लिश कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स कुछ सर्टेन पर्टिकुलर्स में, तो इसको हम 3 जो है हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो है हम मेंस रिया करेंगे, फिर आ गया हमारे पास एक्टस रियस करेंगे, फिर आ गया हमारे पास पनिशमेंट क्या होगी वो करेंगे। यहाँ पे मेंस रिया होगी आपकी नोइंग दैट, मतलब कि यहाँ पे नॉलेज थी, एक्टस रियस क्या किया है, पब्लिश कर दिया है या फिर जो है अवेलेबल करवा दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसी पर्सन को 3 सर्कमस्टांसेस में। यहाँ पे फर्दर 3 सर्कमस्टांसेस आएंगे कब अवेलेबल करवाया है। पहले है सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जो है इशू ही नहीं किया है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। दूसरा आ गया जो सब्सक्राइबर है यहाँ पे लिस्ट किया गया है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कि जो सर्टिफिकेट है उसको जो है रिवोक कर लिया गया है या फिर जो है सस्पेंड कर लिया गया है। एक्सेप्शन आ गई हमारे पास इसमें कि जब वेरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जो पब्लिश किया जाता है प्रायर टू सस्पेंशन या रेवोकेशन, वो जो है यहाँ पे अगर उसको पब्लिश कर दिया गया है या अवेलेबल करवा दिया गया है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। पनिशमेंट कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगी हमारे पास 2 साल तक की, फाइन हो सकता है यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का या फिर जो है दोनों ही हो सकते हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 73 जो कि बात करता है पेनल्टी क्या होगी अगर पब्लिश कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि फॉल्स होगा कुछ पर्टिकुलर्स में। 3 चीज़ों में हम इसको पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ की पनिशमेंट होती है तो यहाँ पे हम जो है 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। उसकी मेंस रिया देखते हैं, एक्टस रियस देखते हैं और पनिशमेंट देखते हैं। मेंस रिया मतलब मेंटल इंटेंट क्या था, यहाँ पे नॉलेज थी उस पर्सन को। एक्टस रियस एक्ट क्या किया है, पब्लिश कर दिया गया है या फिर अवेलेबल करवा दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट 3 केसेस में, पहला आ गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो दी गई है लिस्ट में उसने इशू ही नहीं किया है सर्टिफिकेट को। दूसरा है सब्सक्राइबर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तीसरा आ गया जो सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर लिया गया है या सस्पेंड कर लिया गया है, लेकिन प्रायर टू सस्पेंशन और रेवोकेशन अगर वेरीफाई करने के लिए पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो ये केस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ये हमारे पास एक्सेप्शन है। इसमें पनिशमेंट आ गई इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, फिर आ गया फाइन हमारा 1 लाख रुपए तक का या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 74 पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। अब पब्लिक कर दिया है क्या, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। ऑफेंस आ गया नोइंगली, जानते हुए क्रिएट करना, पब्लिश करना या फिर अवेलेबल करवाना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को किस पर्पस के लिए, फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए। इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल तक की, फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का या फिर दोनों भी हो सकते हैं। की ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट करने के लिए मिसयूज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का, सेफगार्ड करने के लिए ट्रस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस में और ई सिग्नेचर्स में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 74 अगर पब्लिकेशन कर दी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगेन हमारे पास 3 पार्ट आएंगे। सबसे पहले हम मेंस रिया देखेंगे क्या है, फिर हम देखेंगे एक्टस रियस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे पनिशमेंट क्या है। मेंस रिया क्या है हमारे पास, नोइंगली आ गया तो यहाँ पे जो है नॉलेज है।
उसके बाद एक्टस रियस क्या है, क्रिएट करना, पब्लिश करना, अवेलेबल करवाना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, किस पर्पस के लिए, पर्पस जो फ्रॉडुलेंट है या फिर अनलॉफुल है। फिर आ गया पनिशमेंट हमारे पास, पनिशमेंट क्या होगी, यहाँ पे आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल तक की। फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे फाइन, फाइन यहाँ पे होगा हमारा 1 लाख रुपए तक का, या फिर जो है दोनों होंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 74, अगर पब्लिकेशन कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, ये साइलेंट है यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये हेडिंग में, टाइटल में नहीं है। फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए मेंसरिया है, नॉलेज हमारे पास उस पर्सन को नॉलेज थी कि ये फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए है। एक्टस रियस क्या किया उसने, क्रिएट कर दिया, पब्लिश कर दिया, अवेलेबल करवा दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, किस पर्पस के लिए, फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस के लिए। पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और फाइन हो सकता है यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपने PDF बाय करी है या फिर आपके पास जनरली आपकी डायरेक्ट है तो उसमें भी जो है आप साइड में इस टाइप के छोटे छोटे नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 75 जो कि बात करता है एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। एक्ट जो है अप्लाई करने के लिए, ऑफेंस के लिए, एक्ट अप्लाई करने के लिए, ऑफेंस के लिए, या कोई कॉन्ट्रवेंशन जो कमिट कर दिया है इंडिया के बाहर। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी बियॉन्ड इंडिया, कि क्या इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी इंडिया के बाहर है। तो इसमें आ गया एक्ट अप्लाई करता है ऑफेंसेस पे, कॉन्ट्रवेंशन पे जो कमिट किए गए हैं इंडिया के बाहर। ये कवर करता है किसी भी पर्सन को रिगार्डलेस उसकी नेशनैलिटी। सेकेंड आ गया कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट अप्लाई करता है सिर्फ ऑफेंस पे या कॉन्ट्रवेंशन पे जो इन्वॉल्व करते हैं एक कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को। ये जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं ये लोकेटेड होने चाहिए इंडिया में। पर्पस क्या है इस प्रोविजन का, ये इंश्योर करता है लीगल एक्शन साइबर ऑफेंस के अगेंस्ट जो अफेक्ट करता है इंडिया को, अगर वो कमिट किया गया है अब्रोड से। एक्सटेंड करता है इंडिया के साइबर लॉ जुरिस्डिक्शन क्रॉस बॉर्डर साइबर एक्टिविटीज़ पे, तो क्रॉस बॉर्डर साइबर एक्टिविटीज़ पे जो साइबर लॉ का जुरिस्डिक्शन है इंडिया का, उसको ये एक्सटेंड करता है। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 75। ये जो एक्ट है, IT एक्ट जो है हमारे पास, ये अप्लाई करेगा किसी भी ऑफेंस पे या फिर किसी भी कॉन्ट्रावेंशन पे जो कमिट किया गया है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। पहला आ गया इसमें एप्लीकेबिलिटी बियॉन्ड इंडिया। इसमें आ गया हमारे पास कि ये जो एक्ट है ये अप्लाई करेगा ऑफेंसेस पे या फिर कॉन्ट्रावेंशंस पे जो कमिट किए गए हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो ये एक्ट उसके साथ डील करेगा। ये कवर करेगा किसी भी पर्सन को रिगार्डलेस उसकी जो नेशनैलिटी है, अगर वो किसी और नेशनैलिटी का भी है तब भी जो है वहाँ पे इस एक्ट को, अगर उसने ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर, तो ये जो एक्ट है ये अप्लाई होगी। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी पे, यहाँ पे आ गया कंडीशन जो है वो ये होगी कि एक्ट जो है अप्लाई करेगा अगर ऑफेंस या फिर कॉन्ट्रावेंशन वो जो है इन्वॉल्व करता है। पहला आ गया इसमें हमारे पास कंप्यूटर, फिर आ गया कंप्यूटर सिस्टम, तीसरा आ गया हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं ये जो है लोकेटेड होने चाहिए इंडिया में, तो ये जो है लोकेटेड होंगे इंडिया में, लेकिन इन पे जो ऑफेंस या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है वो बाहर से हुआ है। तो बेसिकली अगर बाहर से कोई अफेक्ट कर रहा है साइबर को, साइबर हमारे जो साइबर ऑफेंसेस अगर कोई कर रहा है तो वो जो है इस एक्ट के अंडर जो है कवर होगा। ये बेसिक पर्पस है। एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 75 है, इसका टाइटल है हमारे पास एक्ट अप्लाई होगा उन ऑफेंसेस पे, कॉन्ट्रावेंशन पे जो कमिट किए गए हैं आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। तो इसमें आ गया एप्लीकेबिलिटी होगी बियॉन्ड इंडिया भी, एक्ट अप्लाई करेगा ऑफेंसेस पे या कॉन्ट्रावेंशंस पे जो कमिट किए गए हैं आउटसाइड इंडिया। ये जो है कवर करेगा किसी भी पर्सन को रिगार्डलेस उसकी नेशनैलिटी।
फिर आ गया क्या कंडीशन होगी, एक्ट तभी अप्लाई करेगा तब ऑफेंस या फिर जो कॉन्ट्रावेंशन है वो इन्वॉल्व करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर नेटवर्क को जो लोकेटेड है इंडिया में। तो ये जो है आपका छोटा सा सेक्शन है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 76 जो कि बात करता है कॉन्फिस्केशन की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले लाइबिलिटी टू कॉन्फिस्केशन। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या रिलेटेड एक्सेसरीज वो लाइबल होंगे कॉन्फिस्केशन की अगर कोई भी प्रोविजन जो है एक्ट का या फिर रूल्स ऑर्डर्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं एक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्रावीन कर दिया है या कॉन्ट्रावीन किया जाता है तो इंक्लूड करेंगे आइटम्स जैसे कि कंप्यूटर्स, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज, टेप ड्राइव्स, अदर रिलेटेड एक्सेसरीज। अगर आप कॉन्फिस्केशन का जनरल मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है अटैचमेंट, सीज करना किसी चीज़ को या फिर अटैच करना। जो कोर्ट जो अटैचमेंट ऑर्डर्स देते हैं, अगर कुछ जो है क्राइम या कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस चीज़ को सीज कर लेते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये होता है, बट इसकी जो एग्जैक्ट टर्म है वो कॉन्फिस्केशन ही है। तो कब लाइबिलिटी होगी कॉन्फिस्केशन की हमारे पास यहाँ पे, तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं सेक्शन नंबर 76 जो कि बात करता है कॉन्फिस्केशन की। इसमें आ गया सबसे पहले हम देखेंगे लाइबिलिटी कब होगी कॉन्फिस्केशन की। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर उससे जो रिलेटेड एक्सेसरीज हैं वो लाइबल होंगी कॉन्फिस्केशन की अगर पहला आ गया इसमें हमारे पास कोई भी जो प्रोविजन है एक्ट का। सेकेंड आ गया कोई भी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या फिर जो ऑर्डर्स बनाए गए हैं एक्ट के अंदर उनको अगर कॉन्ट्रावीन कर दिया है। और ये जो है इंक्लूड करेंगे आइटम्स, ये कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो इंक्लूड करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास कंप्यूटर, फ्लॉपीज, सीडीज, टेप ड्राइव्स, फिर आ गया अदर जो हमारे पास रिलेटेड एक्सेसरीज है। तो इस स्लाइड में हमने एक ही पॉइंट कवर किया है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 76 की हम बात करते हैं जो कि बात करता है कॉन्फिस्केशन की। लाइबिलिटी क्या होगी, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या रिलेटेड एक्सेसरी अगर वहाँ पे कोई भी प्रोविजन एक्ट का कोई भी रूल, रेगुलेशन या ऑर्डर कॉन्ट्रावीन किया गया है, कौन कौन से आइटम्स ये इंक्लूड करेगा, कंप्यूटर, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडीज होती हैं हमारी, टेप ड्राइव्स या फिर दूसरी जो रिलेटेड एक्सेसरीज हैं उनको जो है कन्फिस्केट किया जा सकता है। सेकेंड आ गया हमारे पास एक्सेप्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट पोजेसर, कि प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर किसी ने इनोसेंटली पोजेस किया है उस चीज़ को। तो इसमें आ गया हमारे पास अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो पर्सन है पोजेशन में, पावर में या फिर कंट्रोल में इन आइटम्स का, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं करेगा कॉन्फिस्केशन। थर्ड आ गया हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्शन बाय कोर्ट। इंस्टेड ऑफ कॉन्फिकेशन जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, पास कर सकता है कोई भी दूसरा ऑर्डर जो ऑथराइज्ड है एक्ट के अंदर अगेंस्ट कोई भी एक्चुअल पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, जैसा कि कोर्ट जो है कंसिडर करता है एप्रोप्रिएट। इसमें आ गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट जो कि बात करता है एक्सेप्शन की, कि कब जो है कॉन्फिस्केट नहीं की जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे एक्सेप्शन में जो है प्रोटेक्ट किया गया है इनोसेंट पोजेसर को। अगर किसी ने ऑनेस्टली पोजेस कर ली हैं ये चीज़ें, तो इसमें आ गया हमारे पास अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि पर्सन जो है इन पोजेशन, पावर या फिर कंट्रोल इन आइटम्स का वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, तो यहाँ पे जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा कॉन्फिस्केशन। फिर आ गया इसमें थर्ड पॉइंट, ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या होगा अगर कॉन्फिस्केशन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है कोर्ट ने, तो ऑल्टरनेटिव एक्शन बाय कोर्ट। तो यहाँ पे अगर कॉन्फिस्केशन ऑर्डर नहीं किया गया है तो ऑल्टरनेटिवली कोर्ट क्या कर सकता है, पास कर सकता है कोई दूसरा ऑर्डर जो वो ऑथराइज्ड है एक्ट के अंडर पास करने के लिए। फिर आ गया एक्चुअल पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल
कॉन्ट्रावेंशन के लिए उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करता है जैसा कि जो कोर्ट को है अप्रोप्रिएट लगता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन चली जाती है हमारे पास कोर्ट की ऑल्टरनेटिव एक्शन में। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक्सेप्शन का, कब जो है कॉन्फिस्केशन नहीं ऑर्डर करेगी कोर्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए इनोसेंट पोजेसर को। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो पर्सन पोजेशन में है, पावर में है या कंट्रोल में है इन आइटम्स के, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, तो कोर्ट जो है ऑर्डर नहीं करेगी कॉन्फिस्केशन। अब कॉन्फिस्केशन ऑर्डर नहीं कर रही है तो ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या ले सकती है कोर्ट, वो पास कर सकती है कोई भी ऑर्डर जो ऑथराइज्ड है एक्ट के अंदर या अगेंस्ट एक्चुअल पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, जैसा कि कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि वो जो है कौन सा एक्शन लेना चाहती है इस कॉन्ट्रावेंशन के अगेंस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 77 जो कि बात करता है कॉम्पनसेशन, पेनल्टीज और कॉन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट। जो हमारे पास कॉम्पनसेशन है, पेनल्टीज हैं या फिर जो कॉन्फिस्केशन है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे दूसरी पनिशमेंट्स के साथ। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। कोई भी कॉम्पनसेशन, पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन जो इम्पोज किया गया है एक्ट के अंदर, वो बार नहीं करता है कोई भी एक्शन दूसरे लॉज के अंडर। सेकेंड आ गया एप्लीकेबिलिटी दूसरे लॉज की। अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्टिल अवॉर्ड कर सकती हैं एडिशनल कॉम्पनसेशन या फिर इम्पोज कर सकती हैं दूसरी पेनल्टीज़ या फिर पनिशमेंट्स किसी दूसरे लॉ के अंडर जो करंटली फोर्स में है। की पर्पस क्या है, इंश्योर करता है कि जो पनिशमेंट है इस एक्ट के अंदर वो एडिशन में होगा, ना कि सब्स्टिट्यूट में पनिशमेंट के लिए अंडर जो है अदर एप्लीकेबल लॉज। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 77 जो कि बात करता है कि जो कॉम्पनसेशन है, पेनल्टीज है या फिर जो कॉन्फिस्केशन है इस एक्ट के अंदर, वो जो है इंटरफेयर नहीं करेगा किसी दूसरी पनिशमेंट के साथ। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले कि यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होगा एक्ट का। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी कॉम्पनसेशन, पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन जो इम्पोज किया गया है एक्ट के अंदर, वो जो है बार नहीं करेगा कोई भी एक्शन किसी दूसरे लॉ के अंडर। सेकेंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास, यहाँ पे जो है एप्लीकेबिलिटी क्या होगी दूसरे लॉज की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर लॉज। यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, वो अवॉर्ड कर सकती हैं एडिशनल कॉम्पनसेशन या फिर इम्पोज कर सकती हैं पेनल्टीज या फिर पनिशमेंट किसी दूसरे लॉ के अंडर अगर वो फोर्स में है उस टाइम पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 77 जो कि बात करता है कॉम्पनसेशन, पेनल्टीज और कॉन्फिस्केशन की, कि ये इंटरफेयर नहीं करेंगी किसी और पनिशमेंट के साथ। पहला आ गया हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। कोई भी कॉम्पनसेशन, पेनल्टी या फिर कॉन्फिस्केशन जो इम्पोज किया गया है इस एक्ट के अंडर, वो बार नहीं करेगा किसी भी तरीके का एक्शन किसी दूसरे लॉ के अंडर। फिर आ गया एप्लीकेबिलिटी क्या होगी दूसरे लॉज की। इसमें आ गया अथॉरिटीज़ जो हैं वो अवॉर्ड कर सकती हैं कॉम्पनसेशन, इम्पोज कर सकती हैं पेनल्टीज़ या पनिशमेंट किसी और लॉ के अंडर जो इन्फोर्स में है। बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है, आपको जो है टाइटल से ही पूरा सेक्शन समझ आ जाएगा कि अगर किसी दूसरे लॉ में कोई पनिशमेंट दी गई है तो यहाँ पे यहाँ की जो इस एक्ट के अंडर जो कॉम्पनसेशन, पेनल्टीज और कॉन्फिस्केशन है वो उसको बार नहीं करती है, वो वहाँ पे एडिशनल कॉम्पनसेशन या पेनल्टीज भी दी जा सकती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 77A। सेक्शन 77A बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की। यहाँ पे आ गया हमारे पास पावर ऑफ कोर्ट टू कंपाउंड। एक कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन का, वो अलाउ कर सकता है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की इस एक्ट के अंडर। ये एक्सक्लूड करता है ऑफेंसेस जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की से, और या फिर जो इम्प्रिजनमेंट एक्सीड करते हैं 3 साल से ज़्यादा। फिर आ गया बार करता है, बार ड्यू टू प्रीवियस कन्विक्शन।
कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है अगर अक्यूज्ड लाइबल है इनहेंस्ड पनिशमेंट को लेके या फिर फेस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू प्रीवियस कन्विक्शन। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 77A जो कि बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कि कब जो है ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है उनमें। पहला बात करता है हमारे पास पावर क्या होगी कोर्ट की कंपाउंड करने की। इसमें आ गया हमारे पास कि एक जो कोर्ट है हमारे पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का, वो अलाउ कर सकता है कंपाउंडिंग जो है ऑफेंस की इस एक्ट के अंदर। सेकंड आ गया एक्सक्लूड किए जाते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस, पहला जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, फिर आ गया हमारे पास दूसरा जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एक्सीड कर रही है यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास कब अलाउड नहीं होगी या कब बार होगा हमारे पास, जब अक्यूज जो है वो लाइबल होगा इनहेंस्ड पनिशमेंट को लेके, या फिर सेकंड आ गया हमारे पास या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू प्रीवियस कन्विक्शन। तो यहाँ पे एक बारी बार हुआ है प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से, क्योंकि अक्यूज जो है प्रीवियस कन्विक्शन हो जाता है तो सेकंड टाइम जब करता है तो उसको बहुत केसेस में इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलती है। अगर ऐसा केस है तब भी नहीं होगा या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट दी गई है सेकंड टाइम के लिए, तो वहाँ पे भी कंपाउंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 77A जो कि बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की। पहला है पावर क्या है कोर्ट की कंपाउंड करने की। जो भी कोर्ट है हमारे पास कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का, वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंसेस को इस एक्ट के अंडर। एक्सक्लूड करेगा अगर ऑफेंस पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या इम्प्रिजनमेंट एक्सीड कर रही है 3 साल या उससे ज़्यादा। स्टार मार्क कर लीजिए, MCQ बेस्ड आने की चांसेस बहुत हैं इसमें। फिर आ गया बार क्या है, यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से बार है। अगर प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से वो लाइबल है कि उसको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिले तो यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होगी, या फिर उसको प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से एक डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट उसको फेस करनी है तो यहाँ पे भी जो है कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी। ये भी जो है आप स्टार मार्क कर सकते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड वल्नरेबल पर्सन्स। कंपाउंडिंग परमिट नहीं होगी अगर ऑफेंस अफेक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है कंट्री की, या फिर कमिट किया गया है अगेंस्ट एक चाइल्ड जो बिलो 18 ईयर्स है या फिर एक विमेन के अगेंस्ट। प्रोसीजर क्या है कंपाउंडिंग का, अक्यूज्ड फाइल कर सकता है एप्लीकेशन कंपाउंडिंग के लिए कोर्ट में जहाँ पे केस जो है वो पेंडिंग है। प्रोविजंस जो है सेक्शन 265B और 265C के जो कोड ऑफ CRPC जो है हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये जो है अप्लाई होगा। तो इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट जो बात करता है प्रोटेक्शन की। किसकी प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, प्लस आ गया हमारे पास वल्नरेबल पर्सन्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। कंपाउंडिंग जो है वो परमिट नहीं की जाएगी। पहला आ गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर ये अफेक्ट करता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है कंट्री की। दूसरा आ गया वल्नरेबल पर्सन, अगर अगेंस्ट किया गया है कोई भी जो ऑफेंस है चाइल्ड जो बिलो 18 ईयर्स है, मतलब माइनर के अगेंस्ट किया गया है या किसी विमेन के अगेंस्ट जो है कोई ऑफेंस किया गया है, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। फोर्थ क्या आ गया हमारे पास, प्रोसीजर क्या होगा कंपाउंडिंग का। यहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो फाइल करेगा एक एप्लीकेशन कंपाउंडिंग के लिए कोर्ट में, जिसके सामने जो है केस पेंडिंग है। यहाँ पे कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, यहाँ पे सेक्शन 265B एंड 265C जो है हमारे पास CRPC 1973 का, वो जो है अप्लाई होंगे। तो थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट या फिर वल्नरेबल पर्सन्स को, तो कंपाउंडिंग जो है परमिट नहीं की जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट में आ गया हमारे पास जहाँ पे ये अफेक्ट करता है ऑफेंस जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है कंट्री की, वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होगी। या फिर वो ऑफेंस कमिट किया गया है अगेंस्ट चाइल्ड जो बिलो 18 ईयर्स है, मतलब माइनर, या फिर विमेन के अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है, तो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी। स्टार मार्क कर लीजिए।
प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अक्यूज एप्लीकेशन देगा कंपाउंडिंग की कोर्ट में जहाँ पे केस पेंडिंग है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे प्रोविजंस कौन से यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पे प्रोविजंस जो यूज़ किए जाएंगे वो हैं हमारे पास सेक्शन 265B एंड 265C जो है CRPC 1973 का। आज जो है हम इतने ही सेक्शंस जो हैं इसमें कवर करेंगे। इसमें जो है हमारा जो है काफ़ी गैप पड़ गया है बीच में आईटी एक्ट के जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि 2-3 दिन जो है आपके कंटिन्यूस लेक्चर में अपलोड करूँ और इसको जो है जल्दी से फिनिश कर दूँ। नेक्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट वो होगा पॉलिटी। अगर आपको चैनल पे किसी भी जो अभी तक हमने कोई भी सब्जेक्ट करवाया है जिसमें आईटी एक्ट है, फिर आपके PMLA हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, CVC एक्ट है, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये जितने भी आपके CBI PP के सब्जेक्ट्स थे जो अभी आपके पास दिल्ली APP का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए, आपको जिस फॉर्मेट में मैं करवाती हूँ वो समझ आता है और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक लेक्चर के नीचे जो हमने लेक्चर्स किए हैं वहाँ पे आपको जो है कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट मिलेगा। वहाँ पे आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे जाएंगे, आपको किस सब्जेक्ट की PDF चाहिए आप प्रॉपर बता सकते हैं। वहाँ से जो है आपकी इसके अलावा कोई भी PDF से रिलेटेड क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल से रिलेटेड भी कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आपको पर्सनल फीडबैक देना है कि कौन से आप जो है सब्जेक्ट्स कवर करना चाहेंगे, या फिर आपको स्पेशली किसी PDF चाहिए किसी सब्जेक्ट की, तो आप उसके लिए भी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने मेंस आंसर राइटिंग जो सीरीज़ है हमारी वो कंटिन्यू की है हमने, लेकिन वो जो है हमने सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू की है। इसमें हमारे पास 2 तरीके की मेंबरशिप है, एक हमारी बेसिक मेंबरशिप है, एक एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक मेंबरशिप में आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें आप जो है वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेंस में ज़्यादा समझने वाला नहीं होता है। मोस्टली आपको याद रखने की चीज़ें या फॉर्मेट क्या होता है वो ध्यान रखना है। तो आप वीडियो लेक्चर से जो है फॉर्मेट देख सकते हैं, आप अपने बना सकते हैं। अगर आपने एडवांस ली है तो यहाँ पे आपको PDFs अवेलेबल करवाई जाएंगी। जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग है वो भी PDF मिलेगी आपको, प्लस इसके अलावा जो हम मंथली करंट अफेयर्स करेंगे, लीगल जो हमारी अपडेट्स होंगी हर एक मंथ की, उसकी PDF भी जो है आपको इस एडवांस जो हमारी मेंबरशिप है उसमें आपको वो PDF भी आपको जो है अपलोड की जाएगी। अभी हमारे पास जो है मेंस आंसर राइटिंग में हम BNSS प्लस इसके अलावा हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों जो है हम साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए तो आप जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपको प्री के लिए पढ़ना है तो वीडियो लेक्चर्स आपके फ्री रहेंगे, और इसके अलावा कोई भी आपको फीडबैक देना है क्लासेस से रिलेटेड तो आप जो है वो दे सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।